आज के डेट में जितनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज लॉ करने के बाद है, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि एक अदर कोर फील्ड से करने के बाद, इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने के बाद उतनी सारी 24 साल में उसके हाथ में अगर 24 लाख का पैकेज हो हर एक बच्चे के हाथ में, आप सोचिए उसकी शुरुआत जब 2 लाख पर मंथ से हो रही है, थोड़ी एजुकेटेड फैमिलीज है या वो सभी के बच्चे आज के डेट में किसी न किसी लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अमूमन मैं आपके सामने जब आता हूं तो पॉलिटिकल ज्ञान थोड़ा देने की कोशिश ज़्यादा करता हूं, लेकिन आज हम पॉलिटिकल कोई बात करने, कोई राजनीतिक बात करने आपके सामने नहीं बैठे हैं, आपके सामने नहीं आए हैं। आज हम बात करने बैठे हैं करियर की, आपके बच्चों के भविष्य की, या फिर कोई नौजवान जो पढ़ रहा हो अभी उसके करियर की बात करने की, उसके भविष्य की बात करने की। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसमें से 80% लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और 20% लोग जिनको बाकी नौकरी मिलती है उसमें तकरीबन 15% लोग ऐसे होते हैं जो औने पौनी सैलरी पर, मतलब 5,000, 10,000, 15,000 इस सैलरी पर काम करते हैं। सिर्फ 5% लोग जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको कहीं जगह मिल पाती है। हमने देखा कि भाई क्या हाल है मैनेजमेंट का, MBA का, BBA का बड़ा क्रेज है। तो मुझे पता चला जब रिसर्च करने के बाद कि 93% जो स्टूडेंट जो MBA करते हैं बिजनेस स्कूल से, 93% लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के योग्य नहीं होते, नौकरी के काबिल नहीं होते। क्रेज, बड़ा क्रेज है मेडिकल का। मेडिकल की स्थिति भयावह है इस देश में। हर साल मेडिकल में सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, नीट, आप सब जानते होंगे। तो यूजी नीट मतलब MBBS करने के लिए जो नीट की परीक्षा होती है, तकरीबन 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और आप जानते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स की संख्या कितनी है? 40,000। कुल मिलाकर जो MBBS की सीट है वो लगभग 1 लाख के करीब है। हम 40,000 की बात करेंगे। बाकी जो 60,000 प्राइवेट कॉलेज में है, वहाँ पर अगर बच्चा आपको पढ़ने जाता है आपका, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फी के तौर पर तकरीबन 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो आपका बच्चा MBBS कर पाएगा। और MBBS करने के बाद आप जानते हैं प्राइवेट कोई अपने प्रैक्टिस करने में या किसी सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसका क्या वैल्यू होता है? 70-80 हज़ार रुपया। तो इन सब के बीच एक नया, जब हमने देखा कि आखिर करियर सबसे बेहतर किस फील्ड में बन रहा है बच्चों का, तो वो समझ गया लॉ के फील्ड में। लेकिन लॉ का ये हाल है कि देश में 24 लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। आप ये समझिए कि वहाँ बच्चा अगर आपका पढ़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। जानते हैं वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या होता है? 100%। मेरा बच्चा लॉ क्यों पढ़े, इस सवाल का जवाब तलाशने मैं आ गया यहाँ पर लॉ प्रेप या क्या बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ फ्लैट की तैयारी कराई जाती है। उसका सक्सेस रेट अच्छा है। अब मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आया हूँ भाई, मैं ये समझाने आया हूँ कि अगर आपका बच्चा क्लर्क कर जाता है, जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और MBA इसकी तुलना में ज़्यादा आसान है और उसका फल जो है, रिटर्न जो है, वो कई गुना ज़्यादा है। तो मैं आया हूँ लॉ प्रेप में। चलते हैं लॉ प्रेप में और लॉ प्रेप में बात करते हैं। वहाँ के जो संचालक हैं, जो प्रमुख हैं, उनसे बात करेंगे। तो लॉ प्रेप में हम आ गए हैं और हमारे साथ हैं अभिषेक गुंजन, जो इसके संस्थापक भी हैं, संचालक भी हैं, वकील भी हैं और काफ़ी समय तक इन्होंने दिल्ली में वकालत की। आपको पता नहीं होगा शायद कि दिल्ली के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की फ़ी कितनी होती है, लेकिन अभिषेक जी ने कहा कि नहीं, जो ये मुझे बताया, मुझे जानकारी मिली कि नहीं, चलिए बिहार के बच्चों को लॉ को लेकर जागरूक किया जाए। अभिषेक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार में। और मुझे ये बताइए कि आखिर बच्चा लॉ क्यों पढ़े? देखा जाए, एक लॉ में जो अपॉर्चुनिटीज है, आज भी मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र में बच्चे को अभी भी बहुत जानकारियां नहीं है। जो अभी आपने आंकड़ा बताया, मैं देखा कि मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, वहीं क्लैट का जो आंकड़ा आज के भी डेट में जो लॉ का है बिहार से, वो मात्र 3500 से 4000 का है। अब आप सोच सकते हैं, जो 12th
करके हर साल 12 से 15 लाख बच्चे हर बोर्ड से मिला करके निकलते हैं, और सिर्फ लॉ के प्रति सिर्फ 3500 से 4000 बच्चे जा रहे हैं क्लैट में। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी गैप है। वहीं मेडिकल में 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो सीट्स पे मैं बात करूं कि पूरे देश में 3000 सीट्स हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, जो 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है आज के डेट में। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो खुद का एग्जाम लेता है, इलेट एग्जाम, सेम क्लैट पैटर्न पे होगा। तो कुल मिला के 3000 सीट्स हैं, और पूरे देश से फॉर्म जो फिल होती है वो 58,000 से 60,000 फिल होती है। तो आप देखेंगे ओवरऑल सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सीट्स पे 20 बच्चों की ही फाइट है। मतलब 20 बच्चा में से एक बच्चा जरूर चुन लिया जाए। और हम नीट में देखें 40,000 सीट है और 20 लाख लोग पूरे देश में अपीयर हो रहे हैं। अब देखा जाए एक सीट्स पे वहां कितनी अंतर है और यहाँ कितनी डिफरेंस है। हमारे बिहार में, मैं जो बिहार आया 2019 में, तो मैंने क्या पाया, यहाँ जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। अगर पटना से आप जैसे रूरल एरिया में आप चलेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग, पटना के लोग तो हाई कोर्ट से अवेयर हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे एडवोकेट से देख रहे हैं, सामने जस्टिस को देख रहे हैं, लेकिन वहां जब चलते हैं तो वो जजेस को, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को वो सिर्फ डाइस पे बैठे देखते हैं, लेकिन वहां की जो हालात है उसको देख के वो घबरा जाते हैं। लेकिन वही जो एडवोकेट खुद हैं, वो अपने बच्चे को इस फील्ड में जरूर भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मेरे सामने जब आया कि बाई बात की क्यों हम बच्चे को लॉ पढ़ाएं, तो मैंने देखा कि जितने बिहार के जो बड़े IAS लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो 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 समझदार, ज्यादा समझे, मान लीजिए तरीके से पावरफुल लोग हैं, उनमें से मैंने देखा कई के बच्चे वो जानबूझ के बच्चों को लॉ की तैयारी करवा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो भी आप देख रहे हैं, जो भी थोड़ी एजुकेटेड फैमिलीज है, या वो सभी के बच्चे आज के डेट में किसी न किसी लॉ यूनिवर्सिटीज से लॉ की डिग्री करके, या किसी लॉ फॉर्म में, या जुडिशरी में, या UPSC में लॉ को ऑप्शनल पेपर लेके बैठ रहे हैं। तो वो तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक मेन जो हमारा पूरे बिहार को देखा जाए, जो रूरल सेक्टर एरियाज है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ये सब, भागलपुर, ये थोड़ा अवेयर है। जैसे जैसे आप उधर बढ़ेंगे, मोतिहारी, मैं 1000 बच्चों के बीच में सेमिनार ले रहा था लॉ के। जब मैंने पूछा बच्चों से कि आप में से क्लैट वर्ड को कितने लोगों ने सुना है, तो आपको मैं बताऊं कि मात्र 5 बच्चे ने हाथ खड़ा किया। और वही मैंने पूछा मेडिकल, सबने हाथ खड़ा किया। वही मैंने पूछा इंजीनियरिंग, तो सबने हाथ खड़ा किया। तो इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है वो है अवेयरनेस, जो हमने बताया, पारंपरिक वकालत को लोग। लेकिन ये जो आज के डेट में जितनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज लॉ करने के बाद है, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि एक अदर कोर फील्ड से करने के बाद, इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने के बाद उतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी। क्या हो सकता है, मान लीजिए ये वकालत न करे कोई, अगर नई कोर्ट में लिटिगेशन जिसको आप कहते हैं उसमें न जाए, तो क्या कह, हम अगर कोई बच्चा क्लैट पास कर जाता है, किसी अच्छे कॉलेज में, नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन रहता है, तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि देश का जो भी नामचीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो इंडिया टॉप, ईस्ट ऑफ हार्वर्ड कहा जाता है, वहां का हर एक बच्चा, लिटिगेशन भी दूर, सभी लोग लॉ फॉर्म को ऑप्ट करता है। एक लॉ फॉर्म में हर बच्चा आज के डेट में 12th 18-19 साल में पास कर जा रहे हैं, पास आउट हो जा रहे हैं। 5 साल की कोर्स है, 24 साल में उसके हाथ में अगर 24 लाख का पैकेज हो, हर एक बच्चे के हाथ में, आप सोचिए उसकी शुरुआत जब 2 लाख पर मंथ से हो रही है, तो आने वाले समय में वो कहाँ जाएगा? तो पहला तो हो गया कॉर्पोरेट ऑफिस, जितने भी लॉ फर्म से वहां वो जा रहे हैं। सेकेंड हो गया लीगल एडवाइजर, जो एडवाइस करता है, वो कॉर्पोरेट लॉ पे हो, वो क्रिमिनल लॉ पे हो, जिसपे वो एडवाइस देते हैं, जिसकी वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वो कोर्ट में नहीं जा रहे, बस वो एक एडवाइजर है, वो आपको एडवाइस दे, इस केस पे ऐसे करना है, फिर आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं हियरिंग के लिए। दूसरा, आप जितनी भी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आप देख रहे हैं, जितनी भी MNCs, या फिर सरकारी जो कंपनी है, सरकारी मैं आगे आऊंगा, मैं पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात बता रहा हूँ। टाटा का आप देख लीजिए, टाटा ग्रुप, एक पेटीएम का आपने नाम काफी सुना होगा, बहुत जल्दी आया कि पेमेंट गेटवे लेकर, सभी के पास इन हाउस 100 to 200 लीगल टीम वर्क करती है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सभी हायर करते हैं। जो इंटरनल जो भी इश्यूज होती है, एक कंपनी फॉर्म हो से लेके, एक कंपनी में कोई दूसरी कंपनी इन्वेस्ट करने से लेकर के, एक कंपनी जब मर्ज होती है दूसरे कंपनी से,
सभी में एक अगर किसी को हायर करते हैं, किसी भी सीनियर ऑफिसर्स या जूनियर ऑफिसर्स को, सभी जगह लीगल यूज है, हर जगह एग्रीमेंट यूज ही है, तो वो कौन देखता है? वो एक जो इंटरनल टीम होती है वो देखती है। हम सारे मीडिया हाउसेस में देखते हैं, वहाँ बड़े लीगल एडवाइजर्स की टीम होती है। अब मीडिया काउंसिल में, क्योंकि अब आपने तो अभी कोई रिपोर्ट किया, अब हो सकता है वो कुछ ऐसा भी हो, कुछ गलत मीडिया में आ गई हो, मीडिया के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन हो गई, वो कौन देखेगा? नहीं, हर मैंने कई बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया और मैंने खुद देखा है कि वहाँ 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग की टीम कम से कम, ये तो मिनिमम है, मिनिमम 10 लोग। जब आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जाएंगे और बड़ी कंपनी में बड़ी कंपनी में तो उतने बड़ी है। उसके बाद बैंक्स, जितने भी आप गवर्नमेंट बैंक्स देख रहे हैं, एक लोन लेने जाते हैं, बैंक मैनेजर से हम लोग मिलते हैं, बस हम लोग तो वहीं अपना ड्यूटी सारा डॉक्यूमेंट जमा के निकल, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पहले लीगली वेरीफाइड होता है। ये कौन पूरी लीगल टीम करती है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज देख रहे हैं, ये जो हम लोग इंश्योरेंस के लिए जो होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो वो लॉफुली क्या है, वो पूरा लीगल टीम देखता है। अब आपने जो बोला था गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयूज जिसको हम लोग कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आते हैं, जैसे भेल, गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इन सभी में एज ए लीगल मैनेजर हम लोग की हायरिंग होती है, जिसकी मिनिमम पे पैकेज 1.5 लाख पर मंथ से शुरू होती है, और उसके अलावा बंगला, गाड़ी, ये सब अलग। तो आप देखा जाए कि सिर्फ एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसकी हैदराबाद में भरी हुई कंपनीज है, आप देखेंगे जो नीचे टायर के लॉ यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट, सभी बच्चे वहां मूव कर जाते हैं, अच्छी पैकेज वहां भी 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी। लेकिन ये सारी चीज पता ही नहीं है लोगों को कि भाई आप लॉ करने के बाद अच्छे जगह से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, एक अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी करने के बाद आप जो आज बोले कि इंजीनियरिंग करके जो सक्सेस रेट आपने बताया, तो लॉ का सक्सेस रेट उसके अनुसार 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। जुडिशियरी का मैं एक एग्जांपल, अभी मैं जुडिशियरी पे नहीं आया, जो सबसे बड़ा बिहार का, जो हर कोई सरकारी नौकरी का जो ख्वाब होता है लोगों का ख्वाब होता है, तो जुडिशियरी, एपीओ एग्जाम, ये सभी सरकारी एग्जाम्स हैं। बिहार में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आती है, मिठापुर बस स्टैंड, आप देखेंगे हर दर साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाणक्य से जुडिशियरी में हो रहा है। 3rd ईयर से ही बच्चे लग जाते हैं अपनी जुडिशियरी प्रिपरेशन में, और फाइनल ईयर आते आते वैकेंसी आई, उस टाइम बैठते हैं और वो जुडिशियरी को क्रैक कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट बन जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी जाकर के पटना कोर्ट में तो 25 साल, 26 साल, 27 साल जेएम फर्स्ट क्लास बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी फर्स्ट टाइम अपीयर हुए, उसी टाइम उनकी सिलेक्शन हो गई। तो इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हमारे मतलब जो बिहार के लोग हैं या आउटसाइड के भी आसपास के राज्य के लोग हैं, उतने अवेयर नहीं है इस चीजों से, जिसके कारण लॉ से लोग अभी भी भाग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। मैंने यही मुहिम 2019 में आपने जो बताया कि मैं जो दिल्ली छोड़ के आया था, उसके पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण था कि हमको अपने बिहार में लॉ सेक्टर में बदलाव लाना था। मैं तो देश के नामचीन व्यक्ति डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का चेंबर जूनियर था, जो अभी भी लॉ कॉन्क्लेव मैंने बिहार में देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव एक तौर पे मैंने किया, जिसमें डायरेक्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद आए, जिन्होंने बिहार के हर एक पेरेंट से बात किया। उन्होंने जो उन्होंने बोल के गया है कि आने वाले 10 सालों में आपके करिकुलम में होगा लॉ, स्कूल के करिकुलम में होगा लॉ, जो कंपलसरी है पढ़ना होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि आने वाला 50 साल सिर्फ लॉ का। अब आप सोच लें, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, ऐसा कोई आप उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो इंसान वो जब कह सकते हैं खुले मन से ये चीज, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आना। मतलब एक मोटा मोटी अपने दर्शकों को समझाएं कि आप सीधी बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा क्लैट क्लियर कर लेता है और किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो आपको मालूम बता दें आपको कि आपके बच्चे की इसका जो अगर नौकरी करता है, हालांकि वो अगर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े और किसी वो वकालत का पेशा अपना है, तो वहाँ भी उसके बड़े बहुत बेहतर चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। लेकिन अगर नौकरी ही करे ना, तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 1.5-2 लाख रुपए की शुरुआती पैकेज होती है। ये कोई जॉब में नहीं है, ये शायद कहीं नहीं मिलेगा कि 3000 बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ते, उनकी शुरुआती जो उनका पैकेज होगा वो 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख पर एनम का होगा। ये स्थिति है। तो अब लेकिन
अवेयर नहीं है लोग। ये हम इसीलिए तो हम अभिषेक जी के पास आए हैं कि भाई अवेयर हो लोग, बच्चे आए, लॉ की तैयारी करें। आज बिहार में ऐसे ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं, जब मैं आगे की देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के ही जो 1 लाख रुपए एक अपीयरेंस के लेते हैं और उनके अभी पैरवी करने पे वो अपीयर होते हैं, जो आप भी जानते हैं। मैं जानता हूँ। और हम देश के लेवल पर हम बता देंगे कोई अच्छा वकील, तो 20-20 लाख रुपए। 20 मुकुल मुकुल रहते रहतोगी हो, अभिषेक मनु सिंह भी, बहुत बहुत लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी चार्जेस हैं सिर्फ एक अपीयरिंग का। उस अपीयरिंग में क्या होगा वो तो जस्टिस के हाथ में होता है, लेकिन एक अपीयरिंग का इतनी बड़ी चार्ज और उनके साथ इतनी बड़ी टीम काम करती होती है और सबका पैकेज अच्छा होता है, काफी अच्छा। मतलब सीनियर एडवोकेट्स के अंदर एक जूनियर जो वर्क करता है, अगर 2 साल हो चुके हैं तो मैं उसकी सैलरी आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी था, 1.5 से 2 लाख हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर अभी किसी चीज में है ना तो वो लॉ में। और ये प्रचार करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आप बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कतई बैठ के यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि इनके यहाँ से, हालांकि इनका सक्सेस रेट इतना है कि वो आप खुद जाके इनके कोचिंग संस्थान में आके देख सकते हैं। मैं बताने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये बताने बैठा हूँ कि लॉ पढ़ी जाए। इससे कि मैं आपको क्षमा चाहूंगा, मैं आपको प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं अवेयर करने आया हूँ लोगों को। मैं हर चैनल से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि, और वो न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले लोगों को लॉ के बारे में अवेयर कीजिए। रिजल्ट देने वाली संस्थान को लोग ऐसे ही खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, खुद खोज के चले आते हैं। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लॉ प्रे पटना में कहाँ चल रहा है। लोग छपरा सिवान से निकल रहे हैं, और मैं बताऊं सहरसा से लोग और डायरेक्ट हमारे सेंटर पे आ जाते हैं, सुबह 9 बजे आके बैठे रहते हैं, 10:30 में सेंटर ओपन होता है, उससे पहले। और मैं बता दूं कि जो फी है, हमने ये जाना, मैं जो फी है ना वो फी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे कि हम प्रचार करने बैठे। लेकिन जो फी है ना, पटना में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेडिकल की तैयारी कराते हैं उनसे काफ़ी कम है। जो ये जो तैयारी कराते हैं, खासकर विषय की तैयारी कराते हैं, उससे काफ़ी कम है। तो बहुत खर्च भी नहीं है पढ़ाई में, कुछ है ही नहीं। और यहाँ से फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हो जाए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा देखा जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, फीस जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है वो 2.5 से 3 लाख है। और एक बार बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्लैट एग्जाम क्रैक किया कि इन हाउस बैंक्स बैठे हुए हैं जो तुरंत लोन सैंक्शन विद इन आवर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है आपके बच्चों के। ये उसी तरीके से मान लीजिए अपने बच्चे का मेडिकल की तैयारी करा और एम्स में एडमिशन हो जाए जी, तो फी देने के लिए, बैंक लोन देने के लिए बैठा क्योंकि हुआ उन्हें पता है सक्सेस रेट। वहां जो बैठे हुए बैंक से उनको बाजाब्ता करिकुलम है कि अनिल जा रहा है तो मतलब उसका अंधकार में नहीं है जर्नी, वो ब्राइट फ्यूचर है। जितना वो लोन लेगा वो इजिली 1 साल में चुका देगा, तो इसी के लिए इजिली लोन सैंक्शन भी। क्या सजेस्ट करते हैं आप बच्चों को, क्या कहते? देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हम 12th के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट करने से पहले, देखिए लॉ फील्ड में आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, पीसीएम है या पीसीबी है या कॉमर्स से भी हैं या ह्यूमैनिटीज जिसको आर्ट्स कहते हैं, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे लॉ फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। तो 12th देते समय या 11th में ही अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड अच्छे तरीके से करें। अगर आप अवेयर नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं लॉ में ही आता है, लेकिन सभी चीजों के डेटा को देखें। ये नहीं कि बिना डेटा पे देखे हुए लोग कर रहे हैं तो मैं भी चला उसी रास्ते निकल पड़ा, नहीं, कि कंपटीशन कहाँ है वो भी ज्यादा देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कैरियर और ब्राइट फ्यूचर कहाँ है, कि कल के डेट में लोन ले लेंगे तो हम चुकाने के भी काबिलियत रखेंगे या नहीं, या फिर हमारे पेरेंट्स पे करेंगे। तो 11th में आप सबसे पहले प्रॉपर 10th करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत बारीकी से हर चीज पे रिसर्च करने के बाद, अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद, 2-4 और अदर लोगों से बात करने के बाद फिर डिसीजन लें कि कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको सेलेक्ट करना। चलिए अभिषेक जी, अच्छी बात बताए। और मैं बता दूं कि मुझे और क्या ये लगा कि बच्चों में जागरूकता थोड़ी बढ़ रही है। हमने देखा, अभी पत्रकार हैं हमारे परिचित हैं, उनका बच्चा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कराया और 6 महीने बाद उनके बच्चे ने कहा कि नहीं, हम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, हम लॉ पढ़ेंगे। तो फिर लॉ की कोचिंग में खैर, हालांकि वो बिहार से बाहर है, लेकिन उनके बच्चे को समझ में, मैंने डिस्कशन किया, भाई इतने पैसे लगाकर तुमने इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन गार्जियंस ने कराया। उसने कहा मैं जानता हूँ इसमें मेरा करियर कुछ नहीं होने वाला, मैं 20-25 हज़ार की नौकरी करके मैं रह जाऊँगा, मैं लॉ पढ़ूँगा। और ये मुझे लगा कि इसने अच्छा डिसीजन लिया अभिषेक जी कि
ये बाहर की बात है, बिहार से बाहर की बात जी। है, लेकिन लगा कि उसने समझदारी भरा डिसीजन लिया। अगर वो IIT NIT में रहता या कुछ टॉप प्राइवेट हाँ, तो फिर अच्छी बात थी, अदरवाइज फिर तो अंधकार है। उसने सही बोला, 20-25 हज़ार की नौकरी। हाँ, हमारे इन हाउस कैंपस में इंजीनियरिंग अच्छे जगह से करके लोग इतना खर्च करके आज हमारे साथ टीम में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी हो रहा है इंजीनियरिंग करने वालों की क्या स्थिति है। मैंने देखा बिहार में खासकर जो प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे सरकारी कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका तो जो उनकी जो हालत है, उनके बारे में पता कीजिए कि जॉब कितना उनको मिल रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे। खैर, इन सब के बीच लॉ में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमने बात की इनसे और आपको समझाने की कोशिश की कि बच्चे को लॉ की ओर लाइए। हम प्रचार करने नहीं आए हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, और भी आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल आज तो इतने पर हम अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।